So next है आपके पास हनी वेजर. So recently for the first time honey badger has been captured on camera in Terai East Forest region of Uttarakhand. So जब आप इंडियन ज्योग्राफी में प्लेन्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपके पास कुछ एक भावर रीजन है, कुछ बांगर है और कुछ एक तेराई रीजन आता है. तेराई रीजन जो है यहाँ पे रिवर ऑन ग्राउंड फ्लो करना शुरू कर देती है. तो इस रीजन पे अगर आप देखेंगे तो पहली बार हनी वेजर जो है ये कैप्चर किया गया है ऑन कैमरा इन द तेराई ईस्ट फॉरेस्ट रीजन ऑफ उत्तराखंड. इट इज ऑल्सो नोन एज रैटल. इसको रैटल भी कहा जाता है हनी वेजर को. दे आर रिलेटेड टू स्कंक्स, ऑटर्स एंड फेरिट्स और अदर वेजर्स. तो इनको ऑटर की ही एक प्रजाति माना जाता है. हनी वेजर्स आर omnivorous and nocturnal members that belong to the बेसल फैमिली. तो ये सिंपल इन्होंने इसमें इसको जोलॉजिकल नेम के हिसाब से कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्लासिफिकेशन क्या है इसका, उसके हिसाब से. सो दीज आर omnivorous and they are nocturnal also. These creatures are known for powerful curved claws which they use to dig and burrow for shelter. Their diet is diverse, consisting of small animals, fruits and honey. So ये डिफरेंट टाइप के जो आपके फूड आइटम्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे वो स्मॉल एनिमल हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे हनी हो. आई थिंक इन्होंने मना किया था, लिखना नहीं है, दिखता नहीं है फिर. ऑल्सो दे आर नोन फॉर देयर सॉलिटरी नेचर एंड देयर एबिलिटी टू ट्विस्ट एंड टर्न इनटू टू एस्केप प्रीडेटर्स. तो ऑटर की तरह दिखते हैं ये. इसमें हाईलाइटर कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है इसका? दैट इज अफ्रीका एंड एशिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है. सो अफ्रीका एंड एशिया रीजन में ये पाए जाते हैं. उसके अलावा अगर हम बात करें सो इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? ये लीस्ट कंसर्न है. और दूसरा ये प्रोटेक्टेड है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके शेड्यूल फर्स्ट में. सो ये था हनी वेजर के बारे में. पहली बार स्पॉट किया गया ऑन कैमरा उत्तराखंड के तराई रीजन में. हाँ जी, लिख लो. और अफ्रीका एंड एशिया में ज्यादातर ये पाए जाते हैं. कंजर्वेशन स्टेटस दूसरा आपके पास है. इसका कैटेगरी की लीस्ट कंसर्न है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड स्पीसीज है तो किसमें आता है? और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके शेड्यूल फर्स्ट के थ्रू इट इज प्रोटेक्टेड. एशिया में ज्यादातर आपका साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया उसी रीजन में पाया जाता है. ट्रॉपिकल रीजन में ही पाया जाता है ये, आपके ग्रासलैंड्स या फिर स्टेपीज रीजन में नहीं है ये. सो दिस इज हनी वेजर. पिक्चर सामने है, ये ऑटर की तरह है. ऑटर भी ऐसे दिखता है सेम. नेक्स्ट आपके पास है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान ट्रैकर. सो उसकी रिपोर्ट आई है. उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि अभी हमने जो इस ट्रैकर के हिसाब से टोटल 10% ही हमने नेशन की जो बहुत सारे जो आपके देश है उन्होंने नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी या एक्शन के हिसाब से सिर्फ 10% ही अचीव किया बायोडाइवर्सिटी को बचाने में. सो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान ट्रैकर. National Biodiversity Strategy and Action Plan Tracker revealed that only 10% of the nation fulfilled their biodiversity commitments ahead of COP16, that is Conference of Parties 16. तो कह रहे हैं कि जब से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 हुआ है उसके बाद से लगभग 10% ही पूरे विश्व में ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट को पूरा किया है. बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट का सिंपल मीनिंग है जहाँ पे आपको फ्लोरा एंड फाउना जिसमें वनस्पति और जीव जंतुओं को आप ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करना चाहते हैं और बायोडाइवर्सिटी को के नंबर को बढ़ाना चाहते हैं ताकि प्रजातियां या फिर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जो है जो कि एक्सटिंक्शन के लेवल पे है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उनको बचाया जा सके. इवन वल्नरेबल जो कैटेगरी आती है उनको भी बचाया जा सके. अबाउट नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, तो उसके बारे में नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे. सो इट इज अ टूल डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, दैट इज WWF. ये आपने किया है आपके environment ecology में भी. So it is a tool developed by the World Wildlife Fund for Nature which is monitoring the progress of countries in developing national biodiversity strategy and action plan tracker with the goals of convening Montreal Global Biodiversity Framework. Simple, ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इन्होंने ये एक टाइप से टूल या एक टाइप से आप कह सकते हैं
तरीका अपनाया है जिसके थ्रू जितने भी नेशंस है, जितने भी देश है, वो सारे के सारे प्रोग्रेस करें अपनी कंट्रीज को बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करने में। ऑल्सो कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। ये एक टाइप से एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पार्टनरशिप की गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग एंड कन्मिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। तो ये चाहते हैं कि जितना भी आपका प्रोग्रेस है वो होना चाहिए, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो है इसमें इसकी हेल्प कर रहा है। एम क्या है? बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी को एक्सेसिबल करना फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। सिंपल चाहते हैं जितने भी आपके वन्य जीवों को बचाने के लिए, जितने भी वनस्पति आपके प्रजातियां उनको बचाने के लिए आपको बायोडाइवर्सिटी के लिए कुछ एक नीतियां बनानी पड़ेंगी, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए एंड अकाउंटेबल भी होनी चाहिए, राइट। सो ट्रांसपेरेंट का सिंपल मीनिंग है पारदर्शी, और अकाउंटेबल का मतलब है कि जिसमें आप जवाबदेही हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे कोई नेशनल हाईवे बना रहे हैं या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे अगर रूल लगता है कि दिस इज इको सेंसिटिव जोन, आगे आएगा, इको सेंसिटिव जोन के लिए भी एक बहुत मुद्दा उठा था। तो अगर ये इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया है तो इस एरिया में, सॉरी इकोनॉमिकली नहीं बट इकोलॉजिकली, अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है तो यहाँ पे अगर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसीज लगती हैं कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन, कोई नेशनल हाईवे, रेलवे या किसी भी प्रकार का संस्थान नहीं बनाया जा सकता, तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खुद के संस्थान बना ले, खुद के हाईवे बना ले, और प्राइवेट जो निजी लोग अपना काम करना चाहते हैं उसे न करने दे। इट शुड बी अकाउंटेबल, मींस इसमें जवाबदेही होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए गवर्नमेंट अगर कहीं पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है या इको सेंसिटिव एरिया को एक टाइप से इग्नोर कर रही है, और अगर रिट डाली जाती है किसी के थ्रू या फिर गवर्नमेंट को लेटर लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट को उसके लिए जवाब भी देना होगा। नेक्स्ट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान आर क्रूशियल blueprints for countries to outline their strategies to tackle biodiversity loss and meet international target। तो एक टाइप से ये जो आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान जो है, ये क्रूशियल ब्लूप्रिंट है जिसके थ्रू कंट्रीज जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज बना सकती हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी के लॉस को कम किया जा सके और जो हमारे टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट किया जा सके, उन्हें मीट किया जा सके। These plans are aimed at ensuring that nations can mobilize action फंडिंग टू हेल्प रिस्टोर इकोसिस्टम एंड सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। तो सिंपल कह रहे हैं कि बहुत सारे देश हैं जो कि अपनी तरफ से कदम उठा सकते हैं, अपनी तरफ से फंडिंग रेज कर सकते हैं, अपनी तरफ से एक टाइप से वित्तीय सहायता भी दे सकते हैं ताकि जो भी आपका इकोसिस्टम खतरे में है, जो भी आपका पारिस्थितिक तंत्र या वाइल्ड लाइफ, जो आपका वन्य जीव खतरे में है, उसको बचाया जा सके। तो इसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है, दूसरा फंडिंग रेज करने की जरूरत है। दोनों बातें इन्होंने लिखी है। अब गोल एंड टारगेट क्या है? द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, GBF का सिंपल मीनिंग है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। So global biodiversity framework consists of 23 targets set for 2030। तो जो आपका ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है इसमें 23 लक्ष्य रखे गए हैं जिनको आपको 2030 तक कंप्लीट करना है। 4 और ग्लोबल गोल्स रखे गए हैं जिनको लगभग 2050 तक कंप्लीट करना है। टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशन, अभी तक जो आपके पास जो बायोडाइवर्सिटी है उसको अभी जो जनरेशन आपके पास प्रेजेंट है उसके लिए भी बचा के रखना है और आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। द टारगेट एड्रेसेस reducing the threats to biodiversity, meeting people's needs through sustainable use and benefit sharing, tools and solutions for implementation and mainstreaming। तो सिंपल इसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है कि जितना भी थ्रेट है, जितना भी खतरा है आपके बायोडाइवर्सिटी के लिए, वन्य जीव के लिए, उसको कम करना है। जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा तो करना है बट सस्टेनेबल तरीके से, मतलब आप डेवलपमेंट भी कर रहे हैं बट इन्वायरमेंट को भी बचा रहे हैं। बेनिफिट शेयरिंग एक बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डेवलप्ड नेशन जो है वो ज्यादा बेनिफिट ले फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी और डेवलपिंग नेशन जो है उनको सिर्फ और सिर्फ इसको बचाना ही है। नेक्स्ट आपके पास सॉल्यूशंस बनाने चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए और मुख्य धारा में लाना चाहिए, मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहिए पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान एंड स्ट्रेटेजी को। तो इसमें सिंपल ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बात कर रहे हैं जिसमें से इन्होंने कहा कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में 23 टारगेट्स हैं 2030 तक के लिए और जो 4 ग्लोबल गोल्स हैं ये आपके रीजनल गोल्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं, मतलब किसी क्षेत्र के लिए। और जो 4 ग्लोबल गोल्स हैं जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, राइट, ओजोन लेयर, इसके लिए इन्होंने 4 मेन टारगेट रखे हैं जो कि 2050 तक रखे गए। मींस इनको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, 2030 तक वही रखें जो इजीली अचीव किए जा सकते हैं, बट इसमें से भी बहुत सारे टारगेट होंगे जो कि बाद में एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज सोलर इक्लिप्स।
सूर्य ग्रहण। ओके 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 ओके, थोड़ा स्लो कर देते हैं, पहले थोड़ा स्लो कर दीजिए, थोड़ा स्लो कर देते हैं। सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, सोलर eclipse. The annular solar eclipse was visible in parts of South America on October 2nd, while a partial solar eclipse was visible in the parts of South America, Antarctica, North America, Atlantic Ocean and the Pacific Ocean. तो ये बोल रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को सोलर इक्लिप्स हुआ, दैट इज एक टाइप से आपका सूर्य ग्रहण। अब ये कह रहे हैं कि ये जो सोलर इक्लिप्स था, ये जो आपका सूर्य ग्रहण था, इट वाज विजिबल, ये देखा गया साउथ अमेरिका में, पार्शली देखा गया, मतलब आधा देखा गया या इसका कुछ एक पार्ट देखा गया। कुछ एक पार्ट्स हैं जैसे कि साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। अब सोलर इक्लिप्स होता क्या है, तो यहाँ पे आपके पास पिक्चर दे, eclipse क्या है? Solar eclipse, it takes place when moon moves in the middle of the earth and sun. हाँ जी अभी देखिए, स्क्रीन ऑफ तो नहीं अभी। हाँ एक बार आप रिफ्रेश कर लो अगर नेटवर्क इशू है तो। So solar eclipse it takes place when moon moves in middle of the earth and the sun. तो सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, राइट? द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन ईदर फुली और पार्शियली। तो जब मून या चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है। ये जो मून है ये लाइट को, किसकी? सनलाइट को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, या तो पूरी तरह से या फिर पार्शियली, कुछ एक भाग को या तो ये हटा, मतलब ब्लॉक कर देगा सनलाइट से, या फिर पूरे के पूरे को ही। विच कास्ट अ ह्यूज शैडो ऑन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसकी वजह से जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो ये सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण या तो पूरा का पूरा सनलाइट ब्लॉक हो जाती है पृथ्वी के ऊपर, या तो पार्शियल, कुछ एक भाग ही इसका इससे छिप जाता है। इससे पृथ्वी के ऊपर या फिर आप कह सकते हैं पूरे विश्व में कुछ एक जगह पे शैडो देखने को मिलती है, मतलब छाया देखने को मिलती है। अ सोलर इक्लिप्स इज विटनेस्ड ओनली ड्यूरिंग न्यू मून व्हेन द मून एंड द सन आर अलाइन्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द अर्थ। तो ये कह रहे हैं कि जब सोलर इक्लिप्स होता है ज्यादातर ये उसी समय होता है जब न्यू मून होता है। एक होता है आपका फुल मून, एक होता है न्यू मून, है ना? तो न्यू मून का मतलब क्या है हिंदी में? पूर्णमासी। सो न्यू मून, तो न्यू मून के टाइम पे ही ये एक्टिविटी होती है जब मून और सन जो है अर्थ के एक ही साइड पे अलाइन हो जाते हैं। A new moon occurs about 29.5 days because that is how long it takes the moon to orbit the earth. ये कह रहे हैं कि जो आपका न्यू मून है वो 29.5 दिनों बाद ही होता है, क्योंकि इतना ही समय लगता है मून को अर्थ के अराउंड घूमने में या फिर एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। It take place only between 2 to 5 times annually. तो ये जो एक्टिविटी होती है आपकी, ये पूरे साल में 2 से 5 बार होती है। तो ये वार्षिक गतिविधि है, ये साल में 2 से 5 बार होती है। सो दिस इज सोलर एक्लिप्स। पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके ग्रुप में जब कंप्लीट हो जाएंगे करंट अफेयर, ठीक है? अभी बता दीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट, ज्यादा स्पीड तो नहीं है, धीमी गति से ही चलेंगे। नेक्स्ट, it is because the moon does not orbit earth in the same plane as the earth orbit the sun. ये कह रहे हैं कि ये जो 29.5 दिन का वक्त लगता है, ये इसलिए लगता है क्योंकि
जितनी स्पीड से आपकी अर्थ सेम प्लेन पे सन के अराउंड घूम रही है, जिस अक्ष तल पे आपकी पूरी की पूरी पृथ्वी घूम रही है, उस अक्ष तल पे आपका या फिर सेम प्लेन के ऊपर मून नहीं घूमता, इसलिए इसको ज्यादा समय लगता है टू ऑर्बिट अराउंड दी अर्थ. इफ इन फैक्ट द मून इज टिल्टेड by about 5 degrees with respect to अर्थ. तो जो मून है ये पृथ्वी के परस्पर या पृथ्वी के सामने 5 डिग्री जो है थोड़ा सा टिल्टेड है, उठा हुआ है. सो इसीलिए यहाँ पे आपका जो है सोलर एक्लिप्स होता है. तो सोलर एक्लिप्स का मुख्य कारण क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है. और ज्यादातर ये कब होता है? जब न्यू मून होता है. किधर गया न्यू मून? जब न्यू मून होता है. और न्यू मून कब होता है? 29.5 दिनों के बाद, लगभग 30 दिन बाद, है ना. और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इसको समय लगता है अराउंड अर्थ टू ऑर्बिट, तो ये ज्यादा समय लेता है एज कंपेरिजन टू अर्थ. दिस इज सोलर एक्लिप्स. नेक्स्ट आपके पास लेक है जिसका नाम है लेक प्रेस्पा. कैमरा भी थोड़ा टेढ़ा है. सो नेक्स्ट जो लेक है दैट इज लेक प्रेस्पा. According to experts, 450 hectares of Little Prespa Lake in Albania, at least 430 hectares have been transformed into swamps या फिर dried up. सिंपल कह रहे हैं कि जो लेक प्रेस्पा है ये अल्बानिया में है. इसका टोटल जो एरिया है दैट इज लगभग 450 हेक्टेयर, जिसमें से 430 हेक्टेयर जो है ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक स्वाम्प में. स्वाम्प का सिंपल सा मीनिंग है एक मार्शी लैंड, दलदल का क्षेत्र ये बन चुका है और ये सूखता जा रहा है. इट इज ड्राइंग अप, इट इज ड्राइड अप. लगभग 430 हेक्टेयर का ड्राई हो चुका है. अब अबाउट लेक प्रेस्पा, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्टोनिक लेक इन यूरोप, ऑल्सो द हाइएस्ट टेक्टोनिक लेक ऑन द वल्कन पेनिनसुला. इसको याद रखिए. सो ये सबसे पुरानी टेक्टोनिक लेक है. ऐसी लेक जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनी है. ये हाईएस्ट टेक्टोनिक लेक है वल्कन पेनिनसुला में, जो कि आपके यूरोप क्षेत्र में पड़ता है. इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ 3 मेजर जियोलॉजिकल मासेस. तो ये 3 जंक्शन है, 3 टाइप के जियोलॉजिकल मासेस का वहां पे पाई जाती है. दैट इज ग्रेनाइटिक मैसिव, कास्टिक मैसिव एंड लास्ट आपके पास सुबा गोरा ऑफ द साउथ. बट आपको ये याद नहीं रखना है, राइट. ये आपकी यूरोप की लेक है, टेक्टोनिक लेक है और धीरे धीरे ये ड्राइड होती जा रही है. लगभग 430 हेक्टेयर इसका लगभग ड्राइड हो चुका है, या फिर स्वाम्प में या फिर मार्शी लैंड में या दलदली क्षेत्र में ये तब्दील हो चुका है. दिस रीजन इज फेमस फॉर हैविंग रॉक्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट पैलेजोइक फॉर्म टू सेडिमेंट्स बिलोंगिंग टू द यंग नियोजीन एरा. तो आपने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा है वहां पे आपने देखा था कि आपके पास 3 टाइप के एरास थे. एक था पैलेजोइक या फिर पैलेजोइक, दूसरा था आपके पास मेसोजोइक और लास्ट आपके पास नियो या सेनोजोइक. दैट इज सेनोजोइक. सेनोजोइक आपका वही है हिस्ट्री के हिसाब से, पहले लिथिक, मेसोलिथिक एंड लास्ट है आपके पास नियोलिथिक. नियोलिथिक इज दी रिसेंट एरा. सो ये कह रहे हैं कि ये जो लेक है यहाँ पे अगर हम बात करें चट्टानों की, तो वो ओल्डेस्ट पैलेजोइक एरा से लेके मतलब पाषाण युग से लेके अभी जो आपके पास सेडिमेंट्स हैं दैट इज यंग नियोजीन या फिर जो अभी रिसेंट आपके पास जो सेडिमेंट्स हैं, यहाँ पे पुराने से लेके नए सेडिमेंट सारे पाए जाते हैं रॉक्स में. इट इज मेड अप ऑफ ग्रेट प्रेस्पा लेक दैट इज अल्बानिया, ग्रीस एंड रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया एंड द स्मॉल प्रेस्पा लेक. तो टोटल अगर हम बात करें पूरे के पूरी कंबाइंड प्रेस्पा लेक की, जिसमें से लिटिल प्रेस्पा लेक जो है वो आपकी सूख रही है या फिर दलदली क्षेत्र में, मार्शी लैंड में या फिर स्वॉम्प में तब्दील हो रही है. तो इसमें कह रहे हैं कि ग्रेट प्रेस्पा लेक जो है ये अल्बानिया में भी है, ग्रीस में भी है और मैसेडोनिया में भी है. तो मतलब ये 2-3 कंट्रीज में को सराउंड करती है. द मेजॉरिटी ऑफ लिटिल प्रेस्पा लेक also known as small lake Prespa sits in Greek territory. तो अगर आप किससे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि ग्रेट प्रेस्पा लेक कहाँ पाई जाती है, तो ये मैसेडोनिया में, दूसरा ग्रीस में और अल्बानिया में पाई जाती है. बट अगर हम लिटिल प्रेस्पा लेक की बात करें या फिर स्मॉल प्रेस्पा लेक की बात करें तो इट इज ओनली सिचुएटेड इन अल्बानिया रीजन, राइट. Rising temperatures and increasingly mild winters with little snowfall and scarcity of precipitation have battered the lake. सिंपल कह रहे हैं कि कारण क्या है इस लेक के ड्राई होने के, स्वाम्पी
लैंड में डेवलप होने के, तो सबसे पहला है आपके पास राइजिंग टेम्परेचर, तापमान बढ़ता जा रहा है। साथ साथ में यहाँ पे विंटर जो है वो माइल्ड है, मींस विंटर का जो सीजन है वो वही कम होता जा रहा है, यहाँ पे स्नोफॉल कम होता है, यहाँ पे बारिश या फिर रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन भी बहुत कम होता है। तो लेक प्रेस्पा दैट इज इन अल्बानिया या फिर लिटिल प्रेस्पा लेक, ये धीरे धीरे सूखती जा रही है। जैसे कि एक आपका सी है दैट इज अराल सी। अराल सी जो है ये भी अपने ओरिजिनल साइज से बहुत ज्यादा श्रंक हो चुका है। कारण है इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स। जैसे नदियों का संयोजन करने की बात करते हैं कि नदियों को जोड़ दिया जाए, हिमालयन नदियां बहुत फ्लड करती है, बाद में उनको पेनिनसुलर रीजन में लेके जाया जाए, तो जब भी इंटरलिंकिंग होगी तो वो अल्टीमेटली बाद में सूख जाएगी, और जो आपकी रिवर है या फिर चाहे आपका सी है। तो दिस इज लेक प्रेस्पा। अभी ठीक है, गति धीमी गति है या फास्ट गति है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दैट इज एमपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता है आरबीआई है आपके पास, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर लगभग पहले 26 बैंक थे और 26 को अभी 18 कर दिया गया है, क्योंकि मर्जर किया गया है बैंक्स का। कारण एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लोन ले लेते हैं वापस नहीं करते, है ना, उसके बाद फिर इनके ऊपर एनपीए चढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि 2-3 बैंक्स को मर्ज कर दिया जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सके, राइट। अब 3 बैंक्स होंगे, 3 चेयरमैन आएंगे अलग अलग, उसमें से कोई सीईओ बनेगा, तो धांधली कम होगी, है ना। आपका ही बैंक है, आप ही बैंक के मालिक बन रखे हैं, पर अगर आपके पास पीएनबी भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, देना बैंक भी आपके साथ में है, तो अगर 3 आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी झोल होगा, एक या दूसरा या तीसरा बता ही देगा। तो इसीलिए इन्होंने बैंकों को मर्ज कर दिया गया, और जो प्रेशर था बैंक के ऊपर टारगेट कंप्लीट करने का, वो भी इजीली पूरा हो जाता है। तो इसलिए अगर आप कभी भी बैंक देखेंगे, जैसे अगर आप पीएनबी का बैंक होगा तो उसके नीचे जो उसके सब्सिडरी बैंक है या फिर मर्जर जो हुआ बैंक्स का, उनके नाम भी लिखे होते हैं। इससे ट्रांसफर बहुत होती है इनकी, है ना। पंजाब नेशनल बैंक मतलब पंजाब रीजन के जो लोग हैं उनको कोलकाता भेज दिया जाएगा, क्योंकि यूको बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, यूको कोलकाता का है। वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा वो गुजरात का है, तो गुजरात वालों को यहाँ भेज दिया जाएगा, यहाँ के लोगों को वहां भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोकल एरिया में रहते हैं तो आप ज्यादा धांधली करते हैं, क्योंकि लोकल एमएलए से आपकी बनती है, एमपी से बनती है, तो इसलिए अदर एरिया का कोई आएगा तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ज्यादातर इसीलिए बैंकों का मर्जर किया जा रहा है। अब मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जो कि महंगाई कम करनी है, बढ़ानी है ना, दैट इज इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, हर चीज के लिए इट इज रिस्पॉन्सिबल। तो पूरा का पूरा लेन देन, लेखा जोखा, चाहे आपका रेपो रेट है, चाहे आपका कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर है, डब्ल्यूपीआई है या सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होल प्राइस इंडेक्स है, ये सारे के सारे ये निर्धारित करते हैं। और आपको बताइए डब्ल्यूपीआई सीपीआई 2% से 6% के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज एक्सट्रीम पॉवर्टी आ जाएगी या फिर एक्सट्रीम पैसा आ जाएगा मार्केट में। तो ये पूरे के पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी जो है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही डिसाइड करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अपॉइंटेड न्यू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। तो केंद्र की सरकार ने रिसेंटली जब सरकार बनी है उसके लगभग 100-120 दिन बाद इन्होंने नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया। अब ये कमेटी जो है ये पूरा का पूरा उतार चढ़ाव देखती है मार्केट में कि ज्यादा मनी होगी तो मनी के फ्लो को रोकना है, अगर ज्यादा कमी हो चुकी है तो फिर मनी को यहाँ पे उन्होंने फ्लो करना है। सो पूरा का पूरा काम इनका है। सो एमपीसी दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेट अप आफ्टर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई। तो जब सरकार के बीच में और आरबीआई के बीच में एक दैट इज एमओयू हुआ, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें आपकी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अभी यहाँ पे गठित करना है अबाउट द कंडक्ट ऑफ न्यू इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो इन्होंने बोला ताकि आपका जो ये नया इन्फ्लेशन टारगेट है कि महंगाई या फिर आपकी जो मुद्रास्फीति है कितने ऊपर जानी चाहिए, उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया। अब आरबीआई क्या है? आरबीआई आपका सेंट्रल बैंक है। सबसे बेस्ट बात इट इज ऑटोनॉमस, तो यहाँ पे सरकार का बहुत कम दखलंदाजी रहती है। ऑटोनॉमस इसलिए बनाया गया सो दैट ये इंडिपेंडेंटली काम कर सके, कोई इसमें
सरकार का दखल ना रहे। सो आरबीआई एक्ट 1934 हैज बीन अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2016 टू प्रोवाइड फॉर स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर एन एमपीसी। तो आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसको अमेंड किया गया था, उसको संशोधित किया गया था। संशोधित करने का मतलब क्या है, उसमें कुछ एक चेंजेस किए गए थे। पीडीएफ कितने सेंड कर देना है सर, दसो कोई प्लीज। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, इसका पीडीएफ ऐप में अपलोड कर दो, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। सो नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगेगा, सो प्लीज पीडीएफ कोर्स में अपलोड करवा दो। करवा देंगे पीडीएफ, कल तक की क्लास देख लीजिए, उसके बाद इसको अपलोड करा देंगे। सो फाइनेंस एक्ट 2016 के अंतर्गत आपका जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसको अमेंड किया गया था, उसमें कुछ एक संशोधन किया गया था, चेंजेस किए गए थे। अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ द amended RBI Act 1934, the central government is empowered to constitute 6-member MPC। तो उन्होंने कहा कि पहले तो आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती थी उसमें कुछ और रूल रेगुलेशन थे, बस 2016 में जब इन्होंने अमेंडमेंट किया सरकार ने फाइनेंस एक्ट के थ्रू, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम है सेक्शन 45ZB ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934, जहां पे उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाए। 6 लोग होंगे इसमें, और कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फंक्शन क्या है? एमपीसी इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ फिक्सिंग बेंचमार्क पॉलिसी रेट, जैसे कि रेपो रेट रिक्वायर्ड टू कंटेन इन्फ्लेशन विद इन द स्पेसिफाइड टारगेट लेवल। तो सिंपल समझाना ये चाहते हैं कि जो आपका रेपो रेट होता है ना, रेपो रेट को ही फिक्स करने का काम करती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 6 मेंबर्स हैं, वो एक अपने डिसीजन पे आएंगे कि आपको इन्फ्लेशन रेट कितना रखना है, आपको महंगाई कितनी रखनी है मार्केट में, रेपो रेट कितना रखना है, मनी सप्लाई कितनी रखनी है। एमपीसी रिप्लेस टू प्रीवियस अरेंजमेंट्स ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। तो एमपीसी जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया पहले जो आपकी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है उसके साथ। अब रेपो रेट आपका क्वार्टरली चेंज होता रहता है, हर क्वार्टर में, है ना। क्वार्टर मींस 4 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने के हिसाब से। कॉम्पोजिशन, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन लोग जो हैं उनको रखा जाता है। सो इट हैज 6 पीपल, जिसमें से आरबीआई गवर्नर पहले हैं, दैट इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, मतलब पूरी की पूरी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं ये। उसके बाद आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई का कोई डिप्टी गवर्नर जिसको चार्ज दिया गया है एमपीसी का, वो होंगे इसमें। 1 ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द आरबीआई बोर्ड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से या उनके बोर्ड की तरफ से एक व्यक्ति इन्होंने नॉमिनेट किया होता है, मतलब उसका नॉमिनेशन किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया हुआ है, दैट इज नॉमिनेटेड। एंड 3 रिमेनिंग मेंबर्स विल रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब गवर्नमेंट ने इसमें अपनी 50-50% कर दिया है। पहले ज्यादातर आरबीआई के ही लोग होते थे, 2 लोग गवर्नमेंट की तरफ से थे, बट इन्होंने क्या कर दिया उसके बाद कि 3 लोग आरबीआई के होने चाहिए और 3 ही गवर्नमेंट के होने चाहिए, सो दैट कभी भी यहाँ पे कंसेंसस की बात आए, राइट। कंसेंसस का सिंपल मीनिंग होता है जनमत संग्रह। मान लीजिए मैं वोट डलवा रहा हूँ कि कितने लोग क्लास लगाना चाहते हैं, कितने नहीं, है ना। अब जितने ज्यादा हाथ उठेंगे क्लास की छुट्टी हो जाएगी, जितने कम हाथ उठेंगे क्लास लगती रहेगी, दैट इज कंसेंसस। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 राजी होते हैं और यहाँ से 1 ही राजी होता है तो ये जीत जाएंगे, बट अगर यहाँ से इनके पास 3 है और यहाँ से कोई नहीं मानता है तो आरबीआई की नहीं चलेगी, राइट। तो इसलिए उन्होंने 50-50% इसको कर दिया, कंसेंसस मोड पे इसको चला दिया है। नेक्स्ट, द एक्सटर्नल मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो जो एक्सटर्नल मेंबर्स यहाँ पे लाए जाते हैं उनके पास जो टाइम पीरियड है, जो टेन्योर है, जो काम करने का इनके पास टाइम है, दैट इज 4 years। द quorum for a meeting shall be 4 members at least, one of whom shall be the governor and in his absence deputy governor who is a member of the MPC। तो कह रहे quorum means minimum number of people that is required to complete MPC। अगर किसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बिठाना है तो उसके लिए quorum होना चाहिए, मतलब इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में इन्होंने कहा है कि एटलीस्ट गवर्नर तो होने चाहिए। अगर गवर्नर बिजी है या किसी भी तरह से वैकेंसी है तो उसकी जगह पे डिप्टी गवर्नर होने चाहिए जो कि एमपीसी के मेंबर हो। डिप्टी गवर्नर बहुत होते हैं, आरबीआई में ऐसा नहीं कि एक ही डिप्टी गवर्नर होता है, वहां पे डिप्टी गवर्नर बहुत सारे होते हैं, बट इसमें उन्होंने कहा कि वही गवर्नर जिसको एमपीसी का एक टाइप से कार्यभार दिया गया है, जिसके पास ये ड्यूटी दी गई है।
एमपीसी मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन अ मेजोरिटी वोट, तो यहाँ पे जिसकी मेजोरिटी होती है, जिसके वोट ज्यादा होते हैं, उसी के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। इन केस ऑफ अ टाई, आरबीआई गवर्नर विल हैव द सेकंड और कास्टिंग वोट। वही बात है जो आपके पॉलिटी में चलता है ना। तो अगर यहाँ पे टाई होता है तो गवर्नर साहब जो है अपना वोट डाल सकते हैं, और ये कास्टिंग वोट होगा, उसके हिसाब से पूरा का पूरा कंसेंसस जो क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। द डिसीजन ऑफ द एमपीसी वुड बी बाइंडिंग ऑन द आरबीआई। तो अब एंड में जो भी इसमें डिसीजन लिया जाता है, जो भी लास्ट इसमें विचार रखा जाता है, उसको मानना पड़ता है आरबीआई को। आरबीआई के लिए बाध्य है उसको मानना। इट इज बाउंड टू। एंड नेक्स्ट आपके पास आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी असिस्ट दी एमपीसी इन फॉर्मुलेटिंग दी मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल, इनका एक कोई डिपार्टमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट का, जो कि इनको हेल्प करता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में। मॉनेटरी पॉलिसी में सिंपल ये जो आपका पहला था कि इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं। हाँ जी, पूछा जा सकता है। सबसे मेन है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, पर मैं ये पूरा नहीं करा सकता आपको अभी, है ना। ये इकोनॉमिक्स वाले ही कराएंगे, मनी बैंकिंग फाइनेंस में आता है। तो इसमें आपके पास रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, उसके हिसाब से पूरी गेम खेली जाएगी। इसमें मनी मल्टीप्लायर आता है कि आप 100 रुपए से कैसे 1000 रुपया बना सकते हैं। जितना मार्केट में पैसा डालेंगे उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 5 लाख रुपए, आप 5 लाख बोल रहे हैं कि मैंने मार्केट में यूज ही नहीं करना है, तो उससे क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में मनी की, और आपके जो प्राइसेस हैं उनमें बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये इंश्योर करती है कि हर आपके क्वार्टर के बाद, हर एक क्वार्टर के बाद जो है इसमें कुछ एक चेंजेस किए जाएं, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट में सिनेरियो कैसा चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग है। सप्लाई डिमांड के हिसाब से यहाँ पे पूरे चेंजेस किए जाते हैं। बट सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया। गठन क्यों किया गया? क्योंकि आरबीआई को गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आई कि आप नई मॉनेटरी पॉलिसी बनाइए, उसमें चेंजेस कर दीजिए। चेंज इसलिए कर रहे हैं सो दैट आपका जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो प्रॉपर्ली हो सके। महंगाई या मुद्रास्फीति को कितने लिमिट में रखना है, कितने नियंत्रण में रखना है, उसके लिए। बाकी इसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं, वोटिंग कैसे की जाती है, डिसीजन कैसे लिया जाता है, वो है इसमें पार्ट। बट अब प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी हो तो पूरा 2 घंटे का लेक्चर लगेगा, ज्यादा भी लग सकता है। नेक्स्ट आपके पास है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये ज्यादातर जितने भी आपके शेड्यूल्ड ट्राइब रीजन्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने नई स्कीम चलाई है, और लगभग 80,000 करोड़ का इसमें आउटले दिया गया। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट। 80,000 करोड़ का आउटले इज अ बिग फाइनेंस। सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इन झारखंड विद एन आउटले ऑफ अराउंड 80,000 करोड़। तो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान नामक एक स्कीम को लॉन्च किया है झारखंड राज्य में। इसमें लगभग 80,000 करोड़ का बजट दिया गया है। सो ये स्कीम है क्या? इट एम्स टू फोस्टर होलिस्टिक डेवलपमेंट इन द ट्राइबल विलेजेस, bringing transformative changes to the socio-economic landscape of the region. Simple, पहला जो फोकस है इसका पूरी की पूरी स्कीम का कि जितने भी आपके ट्राइबल एरियाज में लोग रहते हैं, या ट्राइबल गांव में, या फिर जनजातीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की जाए। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, चाहे उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो आर्थिक, सामाजिक या फिर शैक्षणिक जो इनका विकास है उसके लिए गवर्नमेंट काम करना चाहती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का वही बात है। The Abhiyan will cover around 63,843 villages, benefiting more than 5 crore tribal people in 549 districts, 2911 blocks spread across all tribal majority villages and aspiration blocks in 30 states and UTs. तो सिंपल कह रहे हैं कि 80,000 करोड़ रुपया कहाँ पे लगाया जाएगा। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इसमें, इस अभियान के अंतर्गत आपको लगभग 63,843 जो आपके गांव है वहां पे इस अभियान को आपने लागू करना है। लगभग इसमें 5 करोड़ जो आपके जनजातीय लोग हैं या जनजातीय आपकी पॉपुलेशन है उसको कवर किया जाएगा। काला चश्मा लाके पढ़ रहे। नेक्स्ट 549 आपके जिसमें डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे। 2911 ब्लॉक्स, मतलब 2911 बीडीओ ऑफिस जो आते हैं, दैट इज खंड विकास अधिकारी, है ना। आप बनेंगे किस दिन? खंड विकास अधिकारी। उसके बाद ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस, जितने जहां पे सबसे ज्यादा ट्राइबल लोग पाए जाते हैं वहां पे
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी है गवर्नमेंट का, तो उसमें भी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जो है उनको भी कवर किया जाएगा 30 यूटीज और स्टेट्स में कंबाइंड। अब ये जो जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, मींस धरती आवा, ये मुझे नहीं पता, दिस इज दी झारखंडी शब्द होगा ये कोई, बट जनजातीय ग्राम उत्कर्ष का मतलब क्या है कि शेड्यूल्ड विलेजेस एक्सीलेंस प्रोग्राम, सिंपल हिंदी में इसका ये मिलेगा, दैट इज शेड्यूल्ड विलेजेस एक्सीलेंस प्रोग्राम। तो इनको एक्सीलेंसी की तरफ लेके जाना है। पहले इनको सामाजिक तरीके से मेन धारा के साथ, मुख्य धारा के साथ जोड़िए, क्यों? क्योंकि ये आइसोलेटेड रहते हैं, बाकी दुनिया से ही अलग रहते हैं। इनके रूल रेगुलेशन, कस्टम, इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रथाएं हैं, वो सबसे अलग होती हैं। दूसरा, इनको आपने इकोनॉमिक तरीके से कुछ ना कुछ काम देना है, चाहे वो ट्राइबल लोग अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ही, जो आपके वनों में उत्पाद होते हैं, डिफरेंट टाइप की हर्बल मेडिसिन हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, तो उसमें इनको जोड़ने के काम करना चाहती है गवर्नमेंट। तीसरा, गवर्नमेंट चाहती है कि इनको शिक्षा भी दी जाए, तो दिस इज होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तरीके से आप इनको डेवलप करना चाहते हैं। अब डेवलप क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है झारखंड इज अ ट्राइबल स्टेट, जहाँ पे मोर देन इंडिया के जितने भी आपके नक्सलाइट्स हैं, सबसे ज्यादा आपके झारखंड, छत्तीसगढ़ में। तो इन लोगों को ये मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ना चाहते हैं। वो उतना ही था, राइट? जो लास्ट था वो उतना ही था। वो एक और स्कीम है उसके साथ मैं जुड़ा हुआ था, बट इसको अलग से कर दिया गया। नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फॉरम, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेटर फॉरम। तो अंतरराष्ट्रीय आपके पास जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उपकरण यूज किए जाते हैं, उपकरण मीन्स डिवाइस, फॉर एग्जांपल सिटी स्कैन्स आपकी जो है वो एक टाइप से मेडिकल डिवाइस है। एमआरआई जो मशीन है, दैट इज ऑल्सो, ये भी आपका इंक्यूबेटर है, जो पिक्चर सामने दे रखी है, इसमें आपकी हार्ट लाइन, ईसीजी वगैरह चलता रहता है। तो ये सारे के सारे जितने भी मेडिकल डिवाइसेस यूज की जाती हैं, उनके लिए एक इंटरनेशनल फॉरम है। अब ये रेगुलेशन करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसी मशीन बना ली जो कि ह्यूमंस के लिए या उसके रेडिएशन ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, तो उसके ऊपर ये रेगुलेशन का काम करते हैं। उसको चलाना है, बैन करना है, कौन कौन से देश में यूज की जा सकती है, तो उसके लिए इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फॉरम है। रिसेंटली इंडिया हैज बिकम एन एफिलिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फॉरम। सिंपल, रिसेंटली अभी अक्टूबर मंथ में ही, लास्ट 2024 में, भारत जो है वो इसका एफिलिएट मतलब मान्यता प्राप्त देश बन चुका है, राइट? अभी इन्होंने मान्यता दे दी। मान्यता मीन्स इनको एफिलिएशन मिल चुका है कि अभी हम भी अपने यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस को बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब खुद से मैन्युफैक्चरिंग करके बेच सकते हैं। इसके लिए आपको इनकी परमिशन लगती है। सो ये कह रहे हैं कि रिसेंटली भारत को भी इसकी एफिलिएशन दी गई है, इसको मेंबर बनाया गया है इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फॉरम के द्वारा। अब ये इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फॉरम बना कब है, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 2011 में बनाया गया था। 2011 से ये आपकी संस्था बनाई गई है। इट इज अ ग्रुप ऑफ ग्लोबल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर whose aim is to speed up the adoption of international medical device regulatory harmonization and convergence। थोड़ा सा फास्ट लगे तो इसलिए फास्ट है क्योंकि मेरे को सिर्फ मीनिंग बताना है, पीडीएफ तो पड़ी रहेगी आपके पास। अभी कह रहे हैं कि ये जो आपका इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फॉरम है, फॉरम का मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे देश जो हैं इसका मेंबर है, राइट? और ये चाहता है कि जितने भी आपके इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइसेस हैं उनका रेगुलेशन किया जा सके, उनको रेगुलेट किया जा सके, उनका नियंत्रण किया जा सके, राइट? और उनमें हार्मोनाइजेशन किया जा सके। मान लीजिए यूएस के पास बहुत अच्छी सिटी स्कैन डिवाइस है और इंडिया के पास आउटडेटेड डिवाइस है, तो आउटडेटेड को अपडेटेड के साथ आपने जो है रिप्लेस करना है, तो उसके लिए ये काम करता है। मेंबर कौन कौन से हैं इसमें? मेंबर सबके नाम दे रखे हैं इन्होंने। इंडिया तो अभी रिसेंटली बना मेंबर, बट उससे पहले कौन कौन से मेंबर्स थे जिनको इनकी मान्यता प्राप्त थी? तो अगर मेंबर्स की बात करें तो हमारे पास मेंबर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, ब्राजील, चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अल्टीमेटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मेंबर होएगा ही। सो ये इंटरनेशनल जितने भी आपकी मेडिकल डिवाइसेस होती है, जितने भी आपके स्वास्थ्य संबंधी उपकरण होते हैं, उनके ऊपर ये काम करते हैं। सो इसके मेंबर आपके सामने लिख रखे हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, आपका दैट इज यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो
ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ तक ठीक है, ज्यादा गति फास्ट तो नहीं हो रही है। एमपीसी सबसे मेन कमेटी है, इसका था क्वेश्चन, खुशप्रीत। एमपीसी इज द मेन कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम, किसी ने लगाई है इंटर्नशिप? स्कूल कॉलेज लेवल पे इंटर्नशिप लगानी पड़ती है, आपने लगाई होगी, इंजीनियरिंग में लगाते हैं। हाँ जी, वजीफा नहीं, वजीफा तो स्कॉलरशिप होगी। इंटर्नशिप जहाँ पे ट्रेनिंग होती है 6 महीने की, 7 महीने की, 12 महीने की, है ना, अलग अलग। सो इंटर्नशिप स्कीम चलाई गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स internship scheme which was announced by Union Finance Minister, पढ़ा ही नहीं जाएगा ये तो। Recently Prime Minister internship scheme which was announced by Union Finance Minister during budget speech was launched। तो आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला ताई, है ना, मैं ताई कहता हूँ क्योंकि वो बहुत बजट के हिसाब से टैक्स लगाते हैं। इस बार बचा लिया, 12 लाख के नीचे कर दिया। तो कहते 3 लाख के ऊपर भी 5% ब्याज देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा, मोटा लगान, है ना। सो लगान पिक्चर उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम जिसकी घोषणा की गई थी आपके फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, है ना, उसको बजट स्पीच में उन्होंने, मतलब आपकी जो बजट का भाषण होता है उसमें उन्होंने कहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम को शुरुआत करेंगे। तो उसको शुरू कर दिया गया है। अब ये स्कीम है क्या? सो इट विल एनहांस यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया बाय ऑफरिंग हैंड्स ऑन एक्सपोजर टू रियल वर्ल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कह रहे हैं कि एक टाइप से ये जो स्कीम चलाई गई है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम, ये जो आपका यूथ है, ये जो आपके युवा लोग हैं, उनको रोजगार में वृद्धि करवाएगा, उनको रोजगार के ज्यादा साधन मिलेंगे। क्योंकि आपको डायरेक्ट रियल वर्ल्ड जो बिजनेस है, एनवायरनमेंट है, उसके साथ आपको एक्सपोज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग, है ना, सीएससी जिसे कहते हैं। सो अब आपको कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कराई गई, आपको लगभग 3.5 या 4 साल तक, जो उन्होंने 3.5 साल ही होता है, इंटर्नशिप बाद में लगती है आपकी, बीच में ही है ना, वही 3.5 साल हुए। 3.5 साल आपने थ्योरी पढ़ी, बीच में प्रैक्टिकल भी होते रहे आपके, बट 6 मंथ्स के लिए आपको क्या भेज दिया, जाओ जावा स्क्रिप्ट पढ़ के आओ, है ना, आप ऐप बनाना सीख के आओ। तो आपको डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ जो है इंटर्नशिप कराई जाती है। अब गवर्नमेंट कह रही थी पहले पेड करनी पड़ती थी आपको ये सारी की सारी ट्रेनिंग, है ना, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी आपसे पैसा ले लेती थी और आपको कभी चंडीगढ़ कभी किसी आईटी पार्क में भेज देते थे और वहां पे जाके आप इसकी ट्रेनिंग लेते थे। बट ये कह रहे हैं कि अभी सरकार जो है लोगों को या स्टूडेंट्स को ये इंटर्नशिप करवाएगी। और इंटर्नशिप भी कहाँ पे होगी? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, जैसे गवर्नमेंट की कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, है ना, तो गवर्नमेंट के जहाँ पे ऑटोमोटिव्स बनते हैं, जैसे कि आपका आर्मी का बनता है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, जहाँ पे आपके सारे के सारे आर्मी के ट्रक बनते हैं, वहां पर आपका उन्होंने डीआरडीओ की तरह आपकी ट्रेनिंग वहां पे करवा दी। या फिर अगर आप बायोटेक में हैं तो आपको फिर डीआरडीओ की लैब लेके जा रही है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। तो आपको इंटर्नशिप में काम भी करवाया जाता है, पैसा भी दिया जाता है, बट पैसा कम, काम ज्यादा करवाया जाता है, सो दैट आप इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाए। एम क्या है? द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1 करोड़ यूथ ओवर 5 years इन द टॉप 500 कंपनीज। तो कह रहे हैं कि इस स्कीम का मुख्य एम ये है कि लगभग 1 करोड़ जो आपके टोटल युवा हैं उनको 5 साल में नौकरी दी जाए, 500 जो आपकी टॉप कंपनीज है उसमें। The pilot project will implemented through an online portal managed by the Ministry of Corporate Affairs. Monthly stipend 4500 will be provided to the interns from the central government by DBT direct benefit transfer with an additional 500 offset provided by the company's corporate social responsibility. ये points बहुत important है, CSR, right? उसके बाद में they will also be provided one time grant of 6,000 upon joining and insurance coverage under PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना। सिंपली कह रहे हैं कि जब आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो सरकार आपको 4500 रुपया देगी पर महीना और वो आपको डायरेक्ट अकाउंट में डाल दिए जाएंगे डीबीटी के थ्रू। दूसरा 500 रुपया जो वो कंपनी देगी,
जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, है ना, 5,000 हो गया आपका। और ये सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से दिया जाएगा, जो फिलैंथ्रोपी के हिसाब से दिया जाता है। और उसके बाद आपको एक बारी 6,000 रुपया भी दिया जाएगा जब आप ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग में, एक ही, मतलब ओनली वन टाइम। और साथ साथ में आपका बीमा भी करा के देंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना। एक टाइप से लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस है आपकी, कि कंपनी में काम करते समय अगर कोई इशू हो जाता है तो वो इस इंश्योरेंस के थ्रू। नेक्स्ट है इंटर्नशिप, जो है इसका पीरियड कितना होगा, 1 साल के लिए इंटर्नशिप करवाई जाएगी। एलिजिबल कौन है, जिनकी एज 21 से 24 साल है, नॉट एंगेज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो कि फुल टाइम काम नहीं कर रहे हैं किसी कंपनी में, 21 से 24 साल के हैं, और इनको 1 साल की ही ट्रेनिंग दी जाएगी। बाकी एलिजिबिलिटी में अगर हम देखें तो पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए व्यक्ति, पढ़ा लिखा होना चाहिए अप टू क्लास 10th और हायर। इंडिविजुअल्स फ्रॉम फैमिलीज विद गवर्नमेंट जॉब्स आर एक्सक्लूडेड, जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं उनको नहीं दिया जाएगा ये। ऑल्सो इट इज नॉट ओपन टू पोस्ट ग्रेजुएट, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एमटेक कर लिया, एमएससी कर लिया, उसको नहीं दिया जाएगा ये। Candidate who has graduated from premier institutes such as IIT, IIM, IISER, and those who have CA or CMA qualification would not be eligible to apply for this internship. जो भी बहुत उत्कर्ष संस्थानों से पढ़े हैं, एक्सीलेंट संस्थानों से पढ़े हैं, IIT से, IIM से, IISER से, तो उनको ये इंटर्नशिप में मतलब नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इंटर्नशिप होती है। IIT में खुद IIT इंटर्नशिप कराता है, और वहां पे 5-6 रुपए नहीं मिलता, वहां पे 50,000 भी मिलता है, लाख रुपए भी मिलता है, 10-10 लाख भी मिलता है प्रोजेक्ट में। सो इसमें कह रहे हैं कि उनको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। Anyone from household that includes a person who earned an income of 8 lakh or more in 2023-24 will not be eligible. ऐसा स्टूडेंट या ऐसा विद्यार्थी जिसके माता पिता ने इनकम कमाई है 8 लाख से ज्यादा, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 2023-24 में, तो उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बहुत सारी कंडीशंस है, तो इसमें ये ज्यादातर उन लोगों को इंक्लूड करेंगे जिनको ये प्रिविलेज नहीं मिलता है इंटर्नशिप करने का, ऑब्वियस सी बात है। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, 2 मैसेज आए यहाँ पे, सब क्लियर है सर जी। स्कीम किस ईयर के बजट में अनाउंस की गई थी, पिछले साल के आपके जो बजट था 2024 का, उसमें जब सरकार ने पहले इंटरिम बजट निकाला, इंटरिम के बाद फुल बजट निकाला। फुल तो क्या, वो भी हाफ ही था अप टू दिस मार्च। सो इंटरिम बजट कब आता है, अंतरिम बजट कब आता है, जब सरकार गिरने वाली हो या डेजोल्यूशन होने वाला हो आपकी लोकसभा का, ताकि थोड़े समय के लिए जो आपके फाइनेंसेस है वो चलते रहे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। International Energy Efficiency Hub, a global platform dedicated to fostering collaboration and promoting energy efficiency worldwide. ये कह रहे हैं कि आपने एनर्जी को प्रॉपर्ली यूज करना है, उसके लिए इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी काम करती है। मींस एफिशिएंट यूज करिए आप उसकी, जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे आपके पास रिन्यूएबल है, चाहे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपके पास पारंपरिक या फिर गैर पारंपरिक स्रोत है, आपके पास नवीकरणीय या फिर गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, आपके पास रिन्यूएबल है चाहे नॉन रिन्यूएबल है, आपने यहाँ पे एनर्जी को या फिर उसकी एफिशिएंसी को एक एफिशिएंट टाइप से यूज करना है। मतलब आप एनर्जी को ओवर यूज नहीं करेंगे, राइट, उसका कंजम्पशन उतना ही करेंगे जितना रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी का हब यहाँ पे चलता है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2020, तो 2020 में इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब को बनाया गया था। इट इज द सक्सेसर ऑफ इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो पहले इसका नाम था IPEEC, बट 2020 में इसका नाम था दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी। तो आपको एनर्जी को तरीके से यूज करना है, उसका ओवर कंजम्पशन, ओवर यूज नहीं करना है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उसका दोहन नहीं करना है। और इंडिया इसका पहले से मेंबर है, जब इसका पुराना नाम था तब भी, और अभी 2020 में जब इसका नाम चेंज किया गया तब से भारत इसका मेंबर है। Next, India will gain access to vast network of experts and resources, enabling to enhance its domestic energy efficiency initiative. सिंपल कह रहे हैं कि इस इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब के साथ जुड़कर भारत जो है नए नेटवर्क बनाएगा, कुछ एक एक्सपर्ट के साथ मिलकर नए रिसोर्सेज, नए संसाधनों की खोज करेगा, ताकि हम एनर्जी को डोमेस्टिकली, मतलब अपने देश में ही उसको प्रोड्यूस करें और देश में ही उसको एफिशिएंट तरीके से यूज किया जा सके। द कंट्री विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल एफर्ट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज बाय प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस। सिंपल,
ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी के साथ जुड़ के भारत बहुत सारे रिसोर्सेज और संसाधन जो सोचेगा या उसके ऊपर काम करेगा, ताकि आपकी जो कन्वेंशनल एनर्जी उसको कम यूज करे, रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा यूज करे। ऑल्सो हम अपना सहयोग देंगे ताकि जो आपका ये क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, जो वैश्विक आपका जलवायु परिवर्तन है, उसके ऊपर भी सरकार काम कर सके और एनर्जी को एफिशिएंट तरीके से यूज करे, नए प्रैक्टिसेस को यूज करे। Next, the country's participation in this global platform will help to accelerate transition to low carbon economy and improve energy security। ये लाइनें हर जगह पे आएंगी आपकी, जहां पे भी आप एनर्जी की बात करेंगे। तो सिंपल कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भारत का भी या हमारे देश का भी पार्टिसिपेशन हो, ताकि हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर जो आपका लो कार्बन इकोनॉमी का टारगेट है कि हम कार्बन एमिशंस कम करेंगे, कोयला कम जलाएंगे, आपके जो वेहिकुलर पोल्यूशन है उसको कम करेंगे, फोटोकेमिकल जो पोल्यूशन है उसको कम करेंगे। तो उसमें कह रहे हैं कि हम जो आपके ग्लोबल लेवल पे जितने प्लेटफॉर्म है उनके साथ मिलकर हम लो कार्बन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, जहां पे कार्बन का कम से कम उत्सर्जन हो, कार्बन का कम से कम यहाँ पे एक टाइप से क्या कहते हैं उसको एमिशंस हो, राइट। और आपको एनर्जी सिक्योरिटी को भी यहाँ पे इंप्रूव करना है, राइट, ताकि एनर्जी सिक्योरिटी का सिंपल मीनिंग है कि आपके पास जो अभी सोर्सेज ऑफ एनर्जीज है उनको आप अभी खत्म ना कर दे ओवर यूज से, उसको आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी बचाएं। दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी को इंप्रूव करना। नेक्स्ट, दिस मूव सॉलिडिफाइज इंडियाज कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अलाइंस इट विद एफर्ट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब के साथ मिलकर जो हमारा कमिटमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, एसडीजी गोल्स जो कि हमने रखे हैं फॉर 2030 के लिए, उनको हम कंप्लीट करना चाहते हैं इस एनर्जी एफिशिएंसी हब के साथ जुड़कर। ऑल्सो जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस होता है उनको भी रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका साइंस एंड टेक का भी पार्ट बन जाता है, ये आपके एनवायरमेंट का भी पार्ट बनता है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, थोड़ा सा पॉज देते हैं, है ना, आप भी सांस लीजिए, 1 घंटा हो चुका है, नहीं तो आप मुझे भगा देंगे यहाँ से। बस कीजिए, हमें इतना भी ना सताओ कि हम विद्रोह कर उठे, है ना। सो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है, आपके आर्टिकल 25-26 भी यही कहता है 25-26, यू हैव राइट टू प्रोफेस, प्रीच रिलीजियस, और किसी भी टाइप का रिलीजन आप चुन सकते हैं, ये भी आपकी बात मर्जी है। हिंदू में तो जरूरी नहीं हिंदू ही रहेंगे, मुस्लिम में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, बट फोर्सफुल कन्वर्जन इज नॉट अलाउड, है ना। बलपूर्ण आप किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकते, उसके धर्म को चेंज नहीं कर सकते, बट इंडिविजुअल चाहे तो वो कर सकता है। अमृतधारी भी हो सकता है ना, भगवाधारी भी हो सकता है, स्कल कैप धारी भी हो सकता है, या फिर रेड कलर का चोलाधारी भी हो सकता है, बुद्धिस्ट भी बन सकता है, जैन भी बन सकता है। ये इंडिविजुअल की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत रूप से आप कुछ भी बन सकते हैं, दैट इज रिलीजियस फ्रीडम। बट आप इसे किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, है ना। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट का नाम है यहाँ पे फाउंडेशन पंजाब, है ना, जिसमें आपसे बोले कि बस पंजाबी पढ़िए बाकी मत पढ़िए, तो ऐसे थोप नहीं सकते आप, और आपको कहा जाए कि सिर्फ आप यहाँ पे गुरबानी ही पढ़िए। दैट इज योर ओन ओपिनियन, जो आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे आपको मदरसे की जो हुआ है कलाम या आयत नहीं पढ़ाई जा सकती जब तक आप उसके लिए रेडी नहीं है, या भागवत गीता भी जबरदस्ती नहीं थोपी जा सकती। सो दैट इज आपका रिलीजियस फ्रीडम। तो रिलीजियस फ्रीडम में बहुत सारी चीजें आती है। India has strongly rejected a report by the US Commission on International Religious Freedom, which flagged increasing abuses against religious minorities in the country. अब आपके बहुत सारे MP बैठे हैं राज्यसभा में, जैसे कि असुद्दीन ओवैसी, वो कहते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम्स को मारा जाता है, एट्रोसिटीज की जाती हैं, है ना, और ये बातें फिर पहुंच जाती हैं इनके पास, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया आजकल बहुत जगह पे सक्रिय है।
यहाँ पे भारत ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है, एक रिपोर्ट निकाली गई है इसी कमीशन के द्वारा, इसी आयोग के द्वारा, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो कि यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है या फिर यूएस का ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कहा है कि ये जो रिपोर्ट निकाली गई है कि भारत में बहुत ज्यादा एब्यूजेस की जा रहे हैं या फिर देयर इज अ इंक्रीज इन दी एब्यूजेस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। जो भारत में माइनॉरिटी को कहते हैं अल्पसंख्यक, जो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक का मीनिंग होता है जैसे कि इंडिया में देयर इज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ हिंदू, उसके बाद आपके पास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग आपके रिलीजन्स है। जैसे सिख इज ऑल्सो माइनॉरिटी इन इंडिया, है ना। तो आपका एक वो भी है, अरे यार UNHCR, एक और भी है माइनॉरिटीज के लिए। कौन सा कमीशन है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अफेयर्स है एक, उसमें सरदार इकबाल सिंह सरदार जी थे कोई, तो वो उसके हेड थे पहले, अभी चेंज हो चुके हैं। सो माइनॉरिटी कमीशन भी है भारत में, जैसे नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, नेशनल कमीशन फॉर एससीज है, एसटीज है, वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी अफेयर भी है ना, जिसको कहते हैं अल्पसंख्यक मामले आयोग। सो ये कह रहे हैं कि भारत में जितने भी अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक है, नॉट ओनली अल्पसंख्यक या फिर माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटी जो है उसके ऊपर बहुत सारे एक टाइप से जुल्म किए जाते हैं, उनको सताया जाता है, ऐसी रिपोर्ट इन्होंने निकाली थी। अब ये है क्या ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज USCIRF, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये एक इंडिपेंडेंट बाई पार्टीसन यूएस का फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है। इट वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1998, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, एंड बाद में इसको अमेंड किया गया था। पहले इसका नाम कुछ और था, बाद में 1998 में इसको चेंज कर दिया गया। अब फंक्शन क्या है, ये कुछ एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस को देखता है कि अगर आपके किसी भी धार्मिक फ्रीडम के साथ अवहेलना की जा रही है, उसको वायलेट किया जा रहा है, आपकी जो फ्रीडम है उसको रोका जा रहा है, और उसके लिए ये इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसीज बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, रूल रेगुलेशंस बनाते हैं, राइट। रिकमेंडेड इट इज on the recommendation of the president and the secretary of the state and congress। तो सिंपली बोल रहे हैं कि जहां पे भी किसी भी देश में अगर किसी रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ उसके जो धार्मिक अधिकार है उनके साथ अवहेलना की जाती है, उनको वायलेट किया जाता है, तो उसको ये रिव्यू करते हैं, सर्कमस्टांसिस देखते हैं कि वहां पे कौन कौन सी स्थितियां चल रही हैं। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो जारी कर दी जाती है या फिर कहीं पे इंसिडेंट हो जाता है, तो उसको ये अपने सामने रखते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे ये पॉलिसी बनाते हैं। अब रिकमेंड कौन करता है पॉलिसी बनाने के लिए? वो हैं यूएस के प्रेसिडेंट और उनके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जैसे एंटोनियो गुटेरेस और आपके ट्रंप साहब, और साथ साथ में उनकी कांग्रेस के मेंबर्स। तो ये उसको पहले रिव्यू करते हैं, फैक्ट फिगर्स को देखते हैं, फिर पॉलिसी बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि भारत के ऊपर जो इन्होंने एक टाइप से कह सकते हैं आपकी डिफेम करने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा कि भारत इसको टोटली रिजेक्ट करता है। नेक्स्ट है ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। सो ये संयुक्त राष्ट्र का एक अभियान है HIV एंड एड्स के लिए। विदाउट इंडिया डूइंग अ लार्ज पार्ट ऑफ हैवी लिफ्टिंग, इट इज अनलाइकली दैट the world will meet the sustainable development goal of ending AIDS as public health threat by 2030, UN AIDS director of the Asia Pacific said recently। तो संयुक्त राष्ट्र ने एक ज्वाइंट कमेटी से प्रोग्राम चला रखा है ह्यूमन इम्यूनो वायरस को कम करने के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स को खत्म करने के लिए। तो कह रहे हैं कि भारत जो है इसमें कोई हैवी लिफ्टिंग वाला काम नहीं कर रहा है। लार्ज पार्ट जो है वो सिंपल, विदाउट इंडिया डूइंग अ लार्ज पार्ट ऑफ हैवी लिफ्टिंग, इट इज अनलाइकली दैट द वर्ल्ड विल मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ एंडिंग एड्स एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030। तो भारत का जो बहुत बड़ा एक संख्या है वो इसको नजरअंदाज कर रहा है। सिंपल इन्होंने यही कहा है कि हम कोई हैवी लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम कोई बड़ा पुख्ता हमने इंतजाम नहीं कर रखा कि भारत में एड्स को कम किया जा सके। बट ये कह रहे हैं कि भारत को छोड़ के बहुत सारे ऐसे देश हैं पूरे वर्ल्ड के जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं आपके, जिसमें आपका पब्लिक हेल्थ थ्रेट भी आता है, जहां पे हम कहते हैं कि अगर पब्लिक हेल्थ के ऊपर कोई थ्रेट है तो उसको भी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में रखा है, राइट। सो कह रहे हैं कि ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पब्लिक हेल्थ थ्रेट है, जिसमें आपका एड्स भी आता है, ये 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट इंडिया। एक तरह से इंडिया को उन्होंने टोंट किया है इस मामले में कि इंडिया इसमें काम नहीं कर रहा है। सो पब्लिक हेल्थ
थ्रेट का सिंपल मीनिंग है सार्वजनिक स्वास्थ्य, थ्रेट इज खतरा, सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा जो है उसको पूरे का पूरा देश या पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है उसको कहीं ना कहीं टैकल कर लेगा इंस्टेड ऑफ इंडिया। अब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन यूएन एड्स, दैट इज इट इज एन इनोवेटिव जॉइंट वेंचर ऑफ यूएस या फिर यूएन फैमिली एस्टैब्लिश इन 1994। तो एक इनोवेटिव मतलब नया प्रकार का आविष्कार किया है आपके यूएन ने, जहां पे इन्होंने कहा है कि हम एड्स के लिए इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी 1994 में। इट लीड्स एंड इंस्पायर्स द वर्ल्ड टू अचीव इट्स शेयर्ड विजन ऑफ जीरो न्यू HIV इन्फेक्शन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन एंड जीरो एड्स रिलेटेड डेथ। तो सिंपल कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लोगों को इंस्पायर करती है पूरे वर्ल्ड में, ताकि इंस्पायर भी करती है और लीड भी करती है, उसका नेतृत्व भी करती है, उसको इंस्पायर भी करती है, और ये चाहते हैं कि वर्ल्ड में कोई नया HIV इन्फेक्शन ना आए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए, लोगों के साथ छुआछूत या भेदभाव ना किया जाए जिनके साथ ये एड्स या इन्फेक्शन है जिनमें, और जीरो एड्स रिलेटेड डेथ होनी चाहिए। तो एड्स से जीरो डेथ होनी चाहिए, जीरो इन्फेक्शन आनी चाहिए और जीरो ही डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, इनका मुख्य उद्देश्य है। ज्वाइंट प्रोग्राम इज कोऑर्डिनेटेड एंड इसका सेक्रेटरीट है जिनेवा में। तो अगर हेडक्वार्टर लिखना है तो दैट इज इन आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सो दिस इज यूनाइटेड नेशन ज्वाइंट या फिर ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। व्हाट इज यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन? यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन EUDR। थोड़ा रुक जाते हैं। सेम एग्जाम कैसे क्वेश्चन आएंगे? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, जैसे लास्ट है तो पहला तो आपके पास HIV एड्स की फुल फॉर्म क्या है, कैसे होता है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे इसे बचा जा सकता है। दूसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर काम करती है, यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है या फिर यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल्सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, आपके आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, इसके साथ आपका पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम दी गई है भारत में, है ना। आपका स्टैटिक जोड़ देंगे, करंट अफेयर जोड़ देंगे, 4 स्टेटमेंट बना देंगे, पेयर बना देंगे, या फिर उसमें 1 2 3 4, या फिर इसमें से कोई नहीं, या मैच द फॉलोइंग। PCS में ज्यादातर मैच द फॉलोइंग है। तो यूरोपियन यूनियन का एक डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है, वनों के कटाव को रोकने के लिए। आपका जो यूरोपियन यूनियन है या फिर आप कह सकते हैं जो यूरोपीय संघ है, उन्होंने एक टाइप से डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन एक अपनी संस्था बनाई जिसका नाम है EUDR। तो इन्होंने कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एक आपके ट्रीज हैं, स्पेसिफिक ट्रीज हैं, कुछ एक स्पीसीज हैं ट्रीज की, जिनके ऊपर ये अपना बैन लगा देते हैं कि इसको काटा नहीं जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक आपका ट्री आता है दैट इज बोगनविलिया। बोगनविला जो है उसमें पत्तियां हमेशा रहती हैं, राइट, और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है वो। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, वनों का कटाव कर रहे हैं और सारे के सारे बोगनविला को काट दे रहे हैं। बोगनविला ऑल्दो हमारा ट्री नहीं है, नेटिव ट्री नहीं, बाहर से लाया गया, बट अगर आप उसको खत्म कर देंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, राइट। जैसे मान लीजिए किस दिन सरकार कहती है कि सारे के सारे बांस उखाड़ दीजिए, उखाड़ दें, मतलब जितने भी आपके बैम्बू ट्रीज हैं या बैम्बू आपका जितना भी ग्रास है उसको पूरा का पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें, तो वो भी हानिकारक है। तो वैसे इन्होंने कुछ एक कैटेगरी बना रखी है जिसके ऊपर डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन लग जाता है कि आप उसका कटाव नहीं कर सकते, उसको आप काट नहीं सकते। तो वैसे गिविंग रिलीफ टू एक्सपोर्टर्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स, द यूरोपियन कमीशन हैज proposed to extend the implementation of its deforestation regulation by 1 year। तो उन्होंने अभी कुछ एक जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं प्रोडक्ट्स के, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उसका निर्यात करते हैं, यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन का, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। सिंपल, इन्होंने उन एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दी है कि जो आपके सर्टेन प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यहाँ पे काट नहीं सकते, तो उसके लिए यूरोपियन यूनियन ने प्रस्ताव पारित किया है जिसमें इंप्लीमेंट किया है कि डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। अब बढ़ाने का काम क्या है, सिंपल, आपके पास ना एक ट्री आता है दैट इज खैर। खैर सुना है आपने?
आपने सुना होगा जो कत्था बनता है, कत्था, कत्था होता है, हाँ पान में कत्था डाला जाता है और दवाइयों में भी डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सफेदा ले लेते हैं, चलो सफेदा है, सफेदे को यूज किया जाता है फॉर पेपर इंडस्ट्री। अब आपने पेपर इंडस्ट्री के लिए सारा सफेदा ही खत्म कर दिया तो सफेदा विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सरकार क्या करती है, टाइम टू टाइम उसके ऊपर बैन लगा देते कि 5 साल तक आपने इसको कट नहीं करना, सो दैट वो ग्रो कर लेना। जब ग्रो कर जाएगा उसके बाद अगर आप उसको काट भी लेते हैं तो 5 साल में और नए प्लांट्स लग जाएंगे। बट अगर आप धड़ाधड़ उसको उड़ाते जाएंगे, काटते जाएंगे तो फिर बचेगा ही नहीं। सो वैसे ही ये कुछ एक जो आपके स्पीसीज है उनके ऊपर एक टाइप से कुछ समय के लिए ये बैन लगा देते हैं, मतलब उसमें रेगुलेशन है इनके पास, तो उसको एक्सटेंड कर देते हैं ताकि डिफॉरेस्टेशन न किया जाए। अबाउट यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन EUDR क्या है, 30 दिसंबर 2024 से इसका शेड्यूल रखा गया है कि ये शुरू किया जाएगा। इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू लिमिट EU मार्केट्स इंपैक्ट ऑन ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो अभी इन्होंने ये जो नई नीति बनाई है 30 दिसंबर 2024 से इन्होंने इसको लागू किया है कि जहां पे डिफॉरेस्टेशन के ऊपर कुछ एक रेगुलेशन होने चाहिए, कुछ एक रूल रेगुलेशन होने चाहिए। तो उसको इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि अगर ये डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन आता है तो जो यूरोपियन यूनियन की मार्केट का इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन के ऊपर, उसको कम किया जा सके। वैश्विक तौर पे जितने भी पेड़ों को काटा जाता है पूरे विश्व भर में, उसके ऊपर ये चाहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन का जो एक टाइप से शेयर है वो कम हो जाए, कि यूरोपियन यूनियन मार्केट में कम डिफॉरेस्टेशन करे, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है उसे कम कर दिया जा सके, जो आपका वन्य जीव हैं उनका खात्मा होता है उसको कम कर दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अभी एक रील बहुत सर्कुलेट हो रही है जहाँ पे जेसीबी चलाई जा रही है और बहुत सारे पिकॉक जो है वो आवाज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली पता नहीं कहाँ पे हुआ है वो इंसिडेंट, कहाँ पे हुआ, हैदराबाद में। वहां पे वो क्या कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। तो वहां पे जितने भी पीकॉक्स हैं, जितने भी आपके ये मोर हैं, मोरनियां हैं, जो भी है, ये कहाँ जाएंगे, राइट। तो उसके ऊपर कई इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि ये गलत चीज है। वो चलाई भी रात के समय उन्होंने वहां पे जेसीबी, और बहुत सारे जो वहां पे जंगली जानवर है उनकी आवाजें आ रही है और वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। सो वैसे ही कह रहे हैं कि जो आपका फॉरेस्ट है वो डिग्रेड हो रहे हैं, पूरे के पूरे जंगल खत्म किए जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, और जो आपका डिफॉरेस्टेशन फ्री सप्लाई चेन है उसको प्रमोट किया जा रहा है। रिड्यूस EU's कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस गैस, तो चाहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन का कंट्रीब्यूशन है, जो इनका भागीदारी है ग्रीन हाउस गैसेस को इवॉल्व करने में, उसे कम किया जा सके। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड द राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल, तो लोगों के मानवाधिकार का भी संरक्षण किया जाए, और जो आपके स्वदेशी लोग हैं उनके भी हितों को बचाया जा सके। सिंपल ये कह रहे हैं कि आपको पूरे के पूरे इन्वायरमेंट इकोलॉजी को बचाना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। अगर आप डिफॉरेस्टेशन के ऊपर, वनों के कटाव के ऊपर रोकथाम लगा देते हैं तो अंडर द EUDR certain products of exports to the European Union will have to meet new rules relating to the land on which they are produced। ये कह रहे हैं कि नए नियम कानून आने के बाद क्या है, जितने भी आपके यहाँ पे प्रोडक्ट जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर की मार्केट में, जिनको बाहर की मार्केट में बेचा जाता है, तो उसके लिए अब नए रूल रेगुलेशन होंगे, और ये नए रूल रेगुलेशन जो है इनको मानने पड़ेंगे। और कुछ एक सर्टेन प्रोडक्ट्स हैं, तो कमोडिटीज टारगेटेड बाय द EUDR, कौन कौन सी आपके उत्पाद हैं जिनके ऊपर इन्होंने अभी डिफॉरेस्टेशन के रेगुलेशन या फिर वनों के कटाव या फिर कुछ एक स्पीसीज को बचाने के लिए उन्होंने बात की है। पहला है कैटल। अब देखिए वेस्टर्न मार्केट में बीफ बहुत ज्यादा खाया जाता है, राइट। कैटल्स को वहां पे दूध के लिए कम यूज करते हैं, फॉर बीफ मतलब मीट के लिए ज्यादा यूज करते हैं। तो पहले कह रहे हैं कि कैटल को यहाँ पे इन्होंने टारगेट में रखा है कि इनको कम एक्सप्लोटेशन किया जा सके। नेक्स्ट है कोकोआ, राइट। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास है कुछ एक वुड, क्योंकि इसको फर्नीचर के लिए, देन कॉफी, ऑयल पाम, रबर एंड सोया। तो इसके ऊपर उन्होंने अभी 1 साल के लिए एक्सटेंशन की है कि इनके ऊपर मतलब इसका ओवर एक्सप्लोटेशन, ओवर यूज, ओवर कंजम्पशन ना किया जा सके। तो दिस इज यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन एक्ट। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, वैसे 1 पेज के हैं। वैसे इसकी कहानियां बहुत लंबी लंबी है, अगर आप उसमें किसी भी साइट पे जाके देखेंगे तो उन्होंने पता नहीं कितना लंबा बना रखा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशंस में, सर्टेन इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि एक व्यक्ति का काम क्या है, कंटेंट राइटर। उसको पूरे दिन में कुछ नहीं, 8 घंटे में उसको कंटेंट ही बनाना है। फिर क्या करता है, चैट जीपीटी, इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी मिंट मिल गया, जितने न्यूज़पेपर मिल गए, सारे कॉपी पेस्ट करके उसने डाल देने। चाहे वो दृष्टि में डाले, विजन IAS में डाले, बाजीराम में डाले, सब में डालता रहेगा। बट काम की बात सिर्फ इतनी सी है,
बाकी इन्होंने यूरोपियन यूनियन बता दिया होगा कि क्या होता है, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आर्टिकल बड़ा बनाना है, तभी सैलरी मिलेगी ना, तो फालतू के आर्टिकल्स बहुत होते हैं उसमें। नेक्स्ट है एनवी स्टैट्स, दैट इज एनवायरनमेंट के स्टैट्स। स्टैट्स का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी, जिसमें आप संख्याओं का, आंकड़ों को अपने पास रखते हैं, है ना, जहाँ पे आंकड़े रखे जाते हैं। कि जैसे आप देखते हैं ना सेंसस होता है, जनगणना, तो उसमें भी आपके स्टैटिस्टिक्स को देखा जाता है, आपके जितने भी आपके स्टैट्स हैं उनको देखा जाता है कि कितने जीरो से, मतलब बर्थ से लेके 6 ईयर तक कितने बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के कितने, एडोलेसेंट कितनी एज है, फिर अडल्ट कितने एज के हैं, युवा कितने हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितने लिटरेट हैं, राइट, मोर्टेलिटी रेट कितना है, या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, शिशु मृत्यु दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, तो डिफरेंट टाइप के रेट्स बनाए जाते हैं। तो उसी को आप कहते हैं आंकड़े, जहाँ पे आंकड़ों के साथ खेल किया जाता है या आंकड़ों को प्रॉपर बनाया जाता है, उसे आप स्टैट्स कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, जहाँ पे आप टेबल बनाते थे, स्टैट्स बनाते थे, राइट, क्लास 10th का लास्ट चैप्टर था ये। सो एनवी स्टैट्स मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट के स्टैट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी आपके पर्यावरण के जितने भी आंकड़े हैं उसको यहाँ पे जारी किया गया है 2024 के लिए। So this is NV Stats India 2024, that is Environment Statistics, Government of India along with Ministry of Statistics and Program Implementation. NSO का ऑफिस भी इसके साथ में, that is National Statistics Office। तो यहाँ पे देखिए, Ministry of Statistics and Program Implementation compiled and released 7 consecutive issue of the publication NV Stats India 2024, that is Environment Account। तो कह रहे हैं कि आपकी जो सांख्यिकी और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, आपकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली है और उस रिपोर्ट को इन्होंने कंपाइल किया है। अब इस कंपाइलेशन में क्या है, ये 7वीं बार निकाली गई ये रिपोर्ट, और जहां पे इन्होंने बताया कि भारत में 2024 में आपके इन्वायरमेंट के अकाउंट क्या है, मतलब आपके पर्यावरण का खाता बनाया गया है कि पर्यावरण में कौन कौन से बदलाव हो चुके हैं, क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, और कौन सी चीजें अभी बहुत बुरे हाल से चल रही हैं। सो उसके बारे में इन्होंने पूरा का पूरा डाटा बनाया है। सो कुछ एक इसमें आपके फैक्ट्स हैं, उनको आपने याद रखना है कि एनवी स्टैट्स इंडिया 2024 में क्या है। और ये आपका पीआईबी का न्यूज है, दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, है ना। तो पीआईबी जो है गवर्नमेंट की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खुद का डाटा निकालती है। तो पीआईबी की इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अबाउट एनवी स्टैट इंडिया 2024, इट इज कंपाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। अब ये एक सिस्टम है जिसमें आपके एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों की अकाउंटिंग की जाती है कि एनवायरमेंट के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है, इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए, मतलब आर्थिक फायदे के लिए आपने एनवायरमेंट का कितना नुकसान किया है, उसी को आप कहते हैं सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग। कि जितना ज्यादा आपने इकोनॉमिक ग्रोथ की है, क्या आपने एनवायरमेंट में भी उतनी ग्रोथ की है, दैट इज ओनली सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग। द करंट पब्लिकेशन व्हिच इज 7th इन द सीरीज कवर्स एनर्जी अकाउंट, ओशन अकाउंट, सॉइल न्यूट्रिएंट इंडेक्स एंड बायोडायवर्सिटी। तो कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा डाटा निकाला गया, इसमें इन्होंने 4-5 इंडिकेटर को रखा है जिनके ऊपर इन्होंने ज्यादातर स्टडी की है। पहला इंडिकेटर है एनर्जी अकाउंट, कि भारत में कितनी रिन्यूएबल एनर्जी है, कितनी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कितना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट ओशन अकाउंट, ओशन में कितना ज्यादा राइज हो चुका है सी लेवल में, ओशन कितना ज्यादा एसिडिफाई हो रहा है, कितना ज्यादा मतलब उसमें आपका अम्ल बढ़ता जा रहा है, एसिड बढ़ता जा रहा है, और ओशन कितने ज्यादा ड्राई होते जा रहे हैं। तो ओशन की स्टडी है। लास्ट सॉइल न्यूट्रिएंट इंडेक्स, कि भारत में जितने भी टाइप की आपके पास सॉइल अवेलेबल है, जितने भी मिट्टी अवेलेबल है, उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से अवेलेबल है। कहीं पे आप देखेंगे नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, कई जगह पे पोटाश की, कई जगह पे आपके पोटाशियम की, तो इसलिए एनपीके आपको डालना पड़ता है। लास्ट इन्होंने कहा कि बायोडायवर्सिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो आपका जो वन्य जीव है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका। नेक्स्ट हाइलाइट्स क्या है, मेन हाइलाइट्स जो इन्होंने डाटा में डाले हैं, कौन कौन से मेन हाइलाइट्स हैं उसके बारे में देखिए। There has been around 72% increase in the number, around 16% increase in the area for the total protected area during the period of 2020 to 2023। ये बोले कि
सन 2000 से लेके 2023 तक, मतलब 23 सालों में 70% इंक्रीज हुआ है नंबर में। संख्याओं के आधार पर अगर हम बात करें तो आपका जो टोटल प्रोटेक्टेड एरिया है, कुल संरक्षित एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और जितने भी आपके वेटलैंड्स हैं। तो कह रहे हैं कि जितने भी आपके प्रोटेक्टेड एरिया, चाहे वो आपके नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चाहे आपका एनी टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, कम्युनिटी रिजर्व हो सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है, एनीथिंग, तो जितने भी सरकार ने अपने संरक्षण के प्रोग्राम चला रखे हैं उसमें 72% इंक्रीज हुआ है नंबर में। नंबर मीन्स पहले मान लीजिए 16 आपके नेशनल पार्क थे तो वो 36 हो चुके हैं। पहले आपके पास अगर 72 आपके पास वेटलैंड्स थे तो 85 हो चुके हैं। तो नंबर में कह रहे हैं कि 72% इंक्रीज हुआ है। और अगर एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें कि कितना एरिया बढ़ा है, तो वो 16% बढ़ा है नंबर के साथ साथ में। The coverage of mangroves, which is an important sub-ecosystem of the ocean ecosystem, has increased around 8% over the year 2013 to 2021. तो 2013 से लेके 2021 तक अगर हम बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट की, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि आपके ओशन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसमें 8% इजाफा हुआ है। 8% यहाँ पे मैंग्रोव्स का नंबर बढ़ा है, मैंग्रोव्स का 2013 से लेके 21 तक। तो यहाँ पे 23 साल, यहाँ पे 21 साल, सॉरी 23 साल और 8 साल। अरे स्क्रीनशॉट। The report also includes taxonomical, faunal and floral diversity of India, status of the leopard, snow leopard, information on genetic conservation data using stakeholders and ministry agencies। तो सिंपल कह रहे हैं कि इसमें मल्टीपल टैक्सोनॉमी होती है, मतलब मल्टीपल क्लासिफिकेशन होता है एनिमल किंगडम का और आपके जो प्लांट किंगडम है। तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें भी बहुत ज्यादा अभी बदलाव देखने को मिला है। डाइवर्स है, हमारे पास डाइवर्स है, डिफरेंट टाइप के हमारे पास जीव जंतु, डिफरेंट टाइप के आपके पास पेड़ पौधे हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी है वो भी बड़ी है। जो आपके लेपर्ड्स हैं और स्नो लेपर्ड्स हैं, जो आपके पास तेंदुए हैं और जो बर्फीले तेंदुए हैं, उनके ऊपर भी बात की है कि स्नो लेपर्ड का नंबर कितना बड़ा है, बर्फीले तेंदुओं का कितना नंबर बड़ा है, नॉर्मल तेंदुओं का कितना नंबर बड़ा है, उसके ऊपर भी बात की है। और जेनेटिक कंजर्वेशन की भी बात की है, जहां पे आप जेनेटिक कंजर्वेशन करते हैं, हर एक स्पीसीज का आपने जीन जो है वो आपने जेनेटिक बैंक में रखा होता है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि वो भी अभी बढ़ता हुआ आया है, जिसको डिफरेंट टाइप की मिनिस्ट्री और एजेंसी चलाती है। नेक्स्ट, ऑल्सो द स्पीसीज रिचनेस of the International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species by Taxonomical Groups has been compiled using रह गया इसमें, है ना। तो सिंपल कह रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप के आपके पास स्पीसीज की रिचनेस है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्पीसीज पाई जाती है भारत में जो कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, लीस्ट कंसर्न्ड है या फिर वल्नरेबल है, उनकी भी लिस्ट बनाई गई है जो कि IUCN के अंडर आती है, राइट। तो इसमें इन्होंने पूरा का पूरा डाटा लिया है कि इन्वायरमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है पिछले 20-30 सालों में। ये डायमंड है, दिस इज फ्लोरोसेंट डायमंड, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायमंड, एक होता है नेचुरल डायमंड, एक होता है लैब ग्रोन डायमंड। लेबोरेटरी में भी आपके डायमंड बनाए जाते हैं और आपको ठगाया जाता है। सो दिस इज लेबोरेटरी मेड डायमंड, ये नेचुरल डायमंड नहीं है। नेचुरल डायमंड बहुत महंगा होता है, बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। बट आपके पास जो डायमंड आता है आजकल इजीली, है ना, आर्टिफिशियल लैब्स में बनाया जाता है, दैट इज लैब ग्रोन डायमंड। मुझे लगा आप एब्सेंट हो, आप तो एक्टिव हो अभी, इधर ही हो। कई बार होगा ना खो जाते हैं, बिल्कुल सही है। सो दैट इज फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड। तो ये नैनो डायमंड है, दैट इज नैनो पार्टिकल से मिलकर बनाया गया है। क्लास कितने बजे तक है? क्लास पूछ रहे कितने बजे तक है? 45 तक है, 15 मिनट रह गए। कितने पेज हो गए? 39। सो फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड, in a recent study published in Nature Communication, physicists from Purdue University in the US reported levitating fluorescent nano diamonds in a high vacuum and spinning them very fast, paving the way for multiple applications in the industry। तो सिंपल ये कह रहे हैं कि एक रिसेंट स्टडी की गई है, हाल ही में एक अध्ययन किया गया है और उसको पब्लिश किया गया है एक नेचर कम्युनिकेशन नाम की किताब में या फिर मैगजीन में,
जहाँ पे कुछ एक फिजिस्ट हैं, कुछ एक भौतिक वैज्ञानिक हैं आपके, या फिर फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के, जो यूएस में मतलब एक टाइप से इनकी यूनिवर्सिटी है पर्ड्यू। उन्होंने कहा है कि अगर आप फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड को हाई लेवल पे वैक्यूम के अंदर रखें, वैक्यूम कंडीशन में रखें और उनको बहुत ज्यादा फास्ट स्पिनिंग कराएं, बहुत ज्यादा उनको घुमाया जाए, राइट, स्पिन करवाया जाए, तो इसके इंडस्ट्री में मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं। अब इसे मल्टीपल टाइप की इंडस्ट्री में, मल्टीपल टाइप के उद्योगों में, या फिर डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री में आप इसे यूज कर सकते हैं। अब फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड होता क्या है, ये न्यूज होती है, न्यूज के बाद जो हमें चाहिए दैट इज फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड। तो ये आपके साइंस एंड टेक का ही पार्ट है। नैनो मीन्स वेरी स्मॉल। Nano means nano, not very small. Small is, for me, small is 10 raised to power minus 1 meter या 10 raised to power minus 2 meter, इससे ज्यादा स्मॉल नहीं। नैनो मीन्स 10 raised to power minus 9 मीटर, तो ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना, 2 बार एक्सट्रीमली लगाना पड़ेगा। सो ये कह रहे हैं कि ये जो आपके फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड है ये नैनोमीटर के होते हैं, मीन्स 10 raised to power minus 9 मीटर इनका एक टाइप से मीट्रिक स्केल है। और ये डायमंड जो है कार्बन नैनो पार्टिकल से बनाए जाते हैं, कार्बन नैनो पार्टिकल्स, कार्बन नैनो ट्यूब, CNT आपने पढ़ा था ये, फिर आपने कार्बन नैनो ट्यूब पढ़ा था उसमें, फिर आपने ग्रेफाइट पढ़ा था, सब कुछ आपके उसमें ही था, टॉपिक का नाम नहीं आ रहा मुझे, नैनो पार्टिकल में ही आया था। सो इनको कार्बन नैनो पार्टिकल से बनाया जाता है, इनका नैनोमीट्रिक साइज होता है डायमंड का। They are produced in high temperature and high pressure. इनको अत्यधिक तापमान पे, अत्यधिक दबाव पे बनाया जाता है। They are stable under light and are not toxic to living things. तो ये नॉर्मल लाइटिंग में स्टेबल रहते, किसी भी प्रकार के जीवित पशु या पक्षी के लिए या जीव जंतु के लिए हार्मफुल नहीं होते। They don't blink when irradiated for a long time. ये ब्लिंक नहीं करते, अगर इनके ऊपर ज्यादा समय तक आप रेडिएशन डालेंगे या ज्यादा लाइट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इस लाइट के बीच में रखा तो ब्लिंक नहीं करेगा बहुत ज्यादा। दे आर फ्लोरोसेंस, लाइफ स्पैन इज ग्रेटर देन 10 नैनोसेकंड्स, रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन विच मेक्स देम बेटर देन क्वांटम डॉट्स। तो ये फ्लोरोसेंस लाइफ स्पैन है इनका 10 नैनोसेकंड से ज्यादा समय तक ये रह सकते हैं, मतलब डिसअपीयर नहीं होगा इसका लाइट, एंड इनको आप क्वांटम डॉट से ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब इनको क्यों यूज किया जा सकता है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक और थर्मल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इसमें ज्यादा होती हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अच्छी है, थर्मली भी ये अच्छे हैं क्योंकि इनको हाई टेम्परेचर पे आप यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं लाइट को, तो इसलिए दे आर इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग में यूज कर सकते हैं, अगर आपको हाई रेजोल्यूशन का पिक्चर चाहिए तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। माइक्रो स्केल टेम्परेचर सेंसिंग, तो अगर आप बहुत ही निम्न तापमान पे जा रहे हैं और टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं बिल्कुल माइक्रो स्केल पे, तो वहां पे आप इसे यूज कर सकते हैं। बाकी माइक्रोस्कोपी में भी इसको यूज किया जा सकता है। ऑल्सो मेडिकल डायग्नोस्टिक में इसे यूज किया जा सकता है, और क्या इसमें मल्टीपल सेंसर्स में इसे यूज किया जा सकता है। तो सिंपल, दिस इज फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड, जो कि नैनो स्केल्स पे हैं, कार्बन नैनो पार्टिकल से बनाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशंस में ये रह सकते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 10 नैनो सेकंड्स है, दैट इज ग्रेटर देन दी आपका क्वांटम डॉट्स, क्यूबिट्स जो आपने पढ़ा था क्वांटम कंप्यूटिंग में। और इनकी इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, थर्मल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, तो इसे मल्टीपल इंडस्ट्रीज में आप यूज कर सकते हैं। आकाश तीर सिस्टम, आकाश तीर मीन्स ऐसा तीर जो कि आकाश को भी भेद दे, है ना। आकाश में अगर कोई भी ऐसी आपके पास दुश्मन की तरफ से, एनिमी की तरफ से मिसाइल आ रही है तो उसको पूरे के पूरे एयर में ही ऑन स्काई उसको ये डिस्ट्रॉय कर दे। अमिड heightened global security concern, the Indian Army has significantly enhanced its air defense capability with acquisition of 100 Akash Tir air defense system। ये कह रहे हैं जैसे कि पूरे विश्व भर में बहुत सारे ग्लोबल कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जैसे कि इजराइल, हमास, गाजा स्ट्रिप, यूक्रेन, रशिया, मल्टीपल आपके जो ग्लोबल
आपके नेशंस है या फिर जो आपकी ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न है वो बढ़ता जा रहा है। वैश्विक वो जो सुरक्षा के मामले हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। सो उसी के बीचों बीच इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली अपना एयर डिफेंस कैपेबिलिटी जो है उसको एनहांस किया है। अपनी जो एयर डिफेंस है दैट इज हवाई सुरक्षा है उसकी क्षमता को बढ़ाया है। हमने लगभग 100 से ज्यादा आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पे अभी डेवलप किया है। सो दिस इज अमिड heightened global security concerns, Indian Army has significantly enhanced its air defense capability with acquisition of 100 आकाश तीर डिफेंस सिस्टम। अब ये आकाश तीर डिफेंस सिस्टम है क्या? ये एडवांस्ड एयर डिफेंस कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम है। एडवांस्ड एयर डिफेंस रिपोर्टिंग सिस्टम। तो जब भी कोई दुश्मन की तरफ से मिसाइल छोड़ी जा रही है इंडियन टेरिटरी के ऊपर या किसी भी एरिया में, तो ये उसको कंट्रोल कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, which will serve as a critical asset in safeguarding country from aerial threats including missile and rocket attacks। तो अगर ये एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल है तो जब भी कभी ऐसा कोई क्रिटिकल आपके ऊपर एसेट हो जहां पे आपको भारत को किसी हवाई हमले से बचाना है, किसी एयर स्ट्राइक से बचाना है, तो उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं, चाहे वो हमला मिसाइल से किया जाए या फिर किसी रॉकेट से अटैक किया जाए। इट इज सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम डिजाइन टू न्यूट्रलाइज एनिमी थ्रेट्स स्विफ्टली। सो एक बहुत ही साधारण तरीके से बनाया गया इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। इंटीग्रेटेड मींस यहाँ पे आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं एक साथ ही, राइट। कंट्रोल मींस जब भी ऐसा कोई मिसाइल का अटैक आए या फिर एयर स्ट्राइक हो तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन एयर उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और आने से पहले अगर आपके टेरिटरी में, अगर आपके आउटर स्पेस के ऊपर आ चुका है तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और आपके नियर बाय जितने भी लोकेशन है वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं कि ऐसा कोई हमला होने वाला है। नाम वही आकाश तीर सिस्टम है इसका, आकाश तीर। आर्मी एयर डिफेंस आपका एक कॉलेज है, ये है पुरी में, उड़ीसा में, तो ये इसके ऊपर काम करता है, आर्मी एयर डिफेंस। सो नेक्स्ट, इट इज रियल टाइम, इट प्रोवाइड्स रियल टाइम बैटलफील्ड व्यू। तो जहां पे भी युद्ध क्षेत्र है उसका उसी समय पे ये पिक्चर दे सकता है। रियल टाइम मींस ऑन टाइम, ऑन दैट टाइम, उसी समय। अलोइंग मिलिट्री पर्सनल टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड एंगेज एरियल थ्रेट। तो जो भी आपके सेना के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको डिटेक्ट करने में किसी अटैक को, उसको ट्रैक करने में कि मिसाइल कहां तक पहुंच चुकी है, ऑल्सो एंगेज करने में जब भी एरियल टारगेट इनकमिंग है तो उसको इजिली ये एयरक्राफ्ट से या फिर इस मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट ब्रिंग्स टुगेदर वेरियस सर्विलांस एसेट्स, रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नोड्स, एनेबलिंग प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन एंड एयर डिफेंस ऑपरेशन। तो ये जो है निगरानी का भी काम करेगा, रडार सिस्टम इसमें डेवलप हैं, कम्युनिकेशन नोड भी हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया, दैट इज अ PSU, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये भारत सरकार की कंपनी है, 49% स्टेक है प्राइवेट कंपनीज का और 51% स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दिस इज आकाश तीर सिस्टम। एक नई मक्खी है ना, अब मैं यही कह सकता हूँ, मक्खी नहीं है, दिस इज एंट, एंट या फिर मक्खी कह सकते हैं आप एक तरह से। सो इट इज अ एंटोमोलॉजिस्ट, जिसको कौन सी स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट, इंसेक्ट की करते हैं ना। सो एंटोमोलॉजिस्ट, दीज आर दी साइंटिस्ट जो कि स्पेसिफिकली इंसेक्ट के ऊपर ही स्टडी करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, क्या हो गया, 1 मिनट, खत्म होने वाला है अभी। आपके पास 3 प्रकार के हॉटस्पॉट्स हैं पूरे भारत में। एक है आपके पास नॉर्थ ईस्ट, दूसरा आपके पास वेस्टर्न घाट और तीसरा आपके पास सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या फिर जिसे आप अंडमान निकोबार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। तो ये 3 रीजन ऐसे हैं जहां पे हर साल कोई ना कोई मेंढक की प्रजाति, किसी इंसेक्ट की प्रजाति, किसी स्नेक की प्रजाति, डिफरेंट टाइप की प्रजाति है यहाँ पे, क्योंकि हॉटस्पॉट एरिया है तो हर साल यहाँ पे नई नई स्पीसीज देखने को मिलती है ना। जिसमें से एक स्पीसीज है दैट इज स्यूमेंस सियांग जेनेसिस। सियांग जो है एक टाइप से, कितने गया सियांग, सियांग जो है ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, ईस्टर्न हिमालयस में, वहां पे ये इंसेक्ट पाया गया है, राइट। अब उसके बारे में दे रखा है बट मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप इसे याद रखिए।
एग्जामिनर को उन स्पीसीज के बारे में पूछना है जो स्पीसीज थ्रेटेंड है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है या फिर एंडेंजर्ड है, राइट, या एक्सटिंक्शन की तरफ पहुंच चुकी है, उसके ऊपर ज्यादा उनका ध्यान रहता है। नई स्पीसीज के बारे में कुछ नहीं होता। एक कोई मेंडल था, उसका नाम रख दिया अब्दुल कलाम के ऊपर, कलाम जेनेसिस कुछ नाम था उसका, लास्ट में लिख दिया, जैसे सियांग जेनेसिस है ना, सियांग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, तो वहां पे कलाम जेनेसिस कर दिया था उसको। तो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। ऑल्दो आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपके पीडीएफ में रहेगा। हाँ जी, हो गया टाइम, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।